अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। तो जो ही ये लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हो गया तो अब हम ऑनलाइन फिर से आ गए। तो अभी तक हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और इंपल्सिव फोर्स पढ़ा। तो अब यहां पर एक लॉ रह गया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हमने वो पढ़ना है। तो अभी तक आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा कि अगर फोर्स ना होगा, नेट फोर्स ना होगा तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी फोर्स पड़ेगा एक बॉडी पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर पड़ेगा तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगी या उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। आप या तो बोल दीजिए कि मोमेंटम चेंज होगा या तो बोल दीजिए कि एक्सेलरेशन आ जाएगी। और दूसरा लॉ जब हमने पढ़ा कि अब अगर फोर्स होगा तो क्या होगा, तो दूसरा लॉ आपको मोटे मोटे तौर पे ये बोलता है कि अगर आप एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं तो उस बॉडी में क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बोलता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ये हमें बोलता है कि एक बॉडी पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो पहला लॉ और दूसरा लॉ था। फोर्स होगा तो क्या होगा, फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। आर यू गेटिंग मी? बट द थर्ड लॉ जो है, आई कैन से, आई ट्रूली से दिस थिंग दैट दिस इज द ओरिजिनल लॉ ऑफ न्यूटन। क्योंकि पहला लॉ तो एक्चुअली आपको पता है कि गैलीलियो ने दिया था, उसने लॉ ऑफ इनर्शिया बोला था, सही बात। और उसके बाद न्यूटन ने भी वही बोला कि अगर फोर्स ना होगा तो एक बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और दूसरा लॉ जो है, अगर न्यूटन ना आया होता तो कोई ना कोई तो आएगा, वो ये बोलता है कि अब अगर फोर्स पड़ेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। बट द थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, मुझे लगता है कि ऊपर वाले को न्यूटन इसी के लिए, न्यूटन को उसने इसीलिए बनाया था कि ताकि वो न्यूटन थर्ड लॉ दे। क्योंकि आपको नहीं पता कि थर्ड लॉ कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। मुझे पता है कि 9th वाले बच्चे को भी ले ले, वो भी बता देगा कि न्यूटन थर्ड लॉ बोलता क्या है, टू हैव रिएक्शन थियरी इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही बात है कि नहीं? हर कोई यही बोलता है, नो डाउट यही है न्यूटन थर्ड लॉ, यही है, स्टेटमेंट भी यही है। बट मोटे मोटे तौर पर मैं ये बता दूं आपको कि ये पूरा समझ में नहीं आता हमें ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें बोलता है कि फोर्स आया कहां से। मेरा दिमाग बोलता है कि ये पहला होना चाहिए, ये पहले लॉ होना चाहिए, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ आपको बोलता है कि फोर्स आया कहां से। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स है तो अब क्या होगा। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है origin of force, it gives us the origin of force. Are you getting me? So Newton's third law of motion जो आज हमने पढ़ना है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको मोटे मोटे तौर पे क्या बोलता है कि ये हमें ऑरिजिन ऑफ फोर्स देता है। ये हमें ये बोलता है कि ये फोर्स आया कहां से। आर यू गेटिंग मी? ये फोर्स आया कहां से। चलो अब इस पे चर्चा करते हैं कि ये फोर्स आया कहां से। न्यूटन भाभा ने बोला है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स नहीं होता, ये फोर्सेस होते हैं। एक्चुअली फोर्स, एक फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा लाइफ में, कभी भी ये फोर्स नहीं होता है, ये फोर्सेस होते हैं। आर यू गेटिंग मी? आई मीन टू से देयर इज नो एनी फोर्स, ऑलवेज फोर्स ऑलवेज कम इन प्योर्स। ये हमेशा जोड़ में आता है। कौन? फोर्स हमेशा जोड़ में आता है। दैट इज वाई मैं बोलता हूं आपको कि फोर्स नहीं होता है, फोर्सेस होते हैं। आर यू गेटिंग मी? नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये फोर्स आया कहां से। न्यूटन बोला कि इंटरेक्शन जब करेंगे दो बॉडीज, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो बॉडीज होनी चाहिए, जब वो इंटरेक्ट करेंगी तो फोर्सेस को पैदा करेंगी। बस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर ये इंटरेक्शन क्या होती है, चलो आगे चलते हैं। तो ये जो फोर्स अब कहां से आता है, ये कहां से आता है, इंटरेक्शन से आता है। अगर आप इस वर्ड को अच्छे से देख लेंगे, हियर इट इज इंटर मीन्स बिटवीन टू, इंट्रा मीन्स विद इन द सेम। आर यू गेटिंग मी? सो इंटर
मैं समझना मेरी बात, इंटरेक्शन को मैं थोड़ा खोल के पढ़ रहा हूं। इट इज इंटरएक्शन, आर यू गेटिंग मी? इंटरएक्शन मीन्स यहां पर दो बॉडीज होना लाजमी बनता है, बिकॉज इट इज इंटरएक्शन, आर यू गेटिंग मी? सो इंटरएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक दो बॉडीज ना होंगी आपके पास। और समझना मेरी बात, फोर्स भी कभी भी नहीं आएगा, फोर्स कभी भी नहीं आएगा जब तक आपके पास दो बॉडीज ना होंगी। आर यू गेटिंग मी? तो एक बॉडी कभी भी फोर्स पैदा नहीं करेगा, कम से कम दूसरी बॉडी पक्का होनी चाहिए, तब जाके फोर्स आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो फोर्स अब कहां से आता है? इंटरेक्शन से। और इंटरेक्शन का मतलब हमेशा ये होता है कि दो बॉडीज के बीच में कोई तालमेल, कोई भी तालमेल आप मान लीजिए। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्टैक्टेड इंटरेक्शन और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि मैं अभी बोर्ड पे, ये जो यहां पर बोर्ड है, मैं इस पे कब इंटरेक्ट करूंगा? जब मैं इसके कांटेक्ट में आ जाऊंगा, तब इस बोर्ड को लगेगा कि मेरे पे कुछ हो रहा है, और मेरे हाथ को भी लगेगा कि कुछ तो आ रहा है अब कांटेक्ट में। आर यू गेटिंग मी? दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्टेड इंटरेक्शन। आर यू गेटिंग मी? सेकंड वन इज दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो मैग्नेट है, सपोज दिस इज वन मैग्नेट एंड दिस इज सेकंड मैग्नेट। ये कुछ दूरी पे जब रखते हैं ना, कुछ दूरी पे भी जब रखते हैं, जब मैं इसको आगे चलाऊंगा ये या पीछे जाएगा या आगे जाएगा, दो दे हैव नॉट कॉन्टैक्ट बट इट हैज एक्सपीरियंस्ड समथिंग। इस मैग्नेट ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसको लगा है कि मुझे कोई धक्का दे रहा है या मुझे कोई खींच रहा है एट अ सेपरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्टेड इंटरेक्शन। या ग्रेविटेशनल फोर्स की जो बात करें, मैंने वही बोलना है आगे, मगर मैं आपको बोल रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो मार्कर है, मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे जाएगा, तो इसका मतलब कि ये अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बट दैट इंटरेक्शन इज टोटली कॉन्टैक्टलेस। आर यू गेटिंग मी? सो इंटरेक्शन जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? दो। तो दैट इज व्हाई वी हैव, फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और नाउ द क्वेश्चन इज, सर जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी तब ये किसको पैदा करेंगी? तब ये फोर्स को भर देंगी। किसको भर देंगे? फोर्स को। अब दो बॉडीज इंटरेक्ट जब करेंगे तो फोर्सेस कैसे आ जाएंगे, वो चीज पढ़ना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉडी है, सपोज दिस इज बॉडी ए, एंड ये मेरे पास दूसरी बॉडी है, सपोज दिस इज बॉडी बी। चलो यहां पर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स लेता हूं या कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन लेता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं। फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक क्या ना होगी? इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन तब तक नहीं होगी जब तक कम से कम दो बॉडीज ना होंगी। एक बॉडी कभी भी फोर्स पैदा नहीं करेगी, याद रखना मेरी बात। तो ये इसीलिए मैंने यहां पर कितनी बॉडीज लाई? दो बॉडीज लाई मैंने। चलो यहां पर कॉन्टैक्टेड इंटरेक्शन है, तब तक इस बॉडी को पता नहीं चलेगा, तब तक ये फील कुछ नहीं करेगी जब तक इसको ये टच ना करे, और तब तक ये बॉडी कुछ फील नहीं करेगी जब तक बी बॉडी इसको टच नहीं करेगी। चलो चलते हैं, चलो इनको अब टच कराते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं यहां पर इन दो बॉडीज की। तो क्या किया कि चलो मैं ए बॉडी को बी बॉडी के इतना करीब लाया कि अब ये टच किया इसको, मतलब कि कांटेक्ट में आ गई। चलो दिस इज नाउ ए बॉडी एंड दिस इज नाउ बी बॉडी। समझना मेरी बात। अब बी बॉडी को लगा कि ए बॉडी ने मुझे कुछ किया, मुझे धक्का दिया। आर यू गेटिंग मी? सपोज वी कॉल दैट एज ए पुश। बी बॉडी को लगा कि ए बॉडी ने मुझे क्या दे दिया? पुश दे दिया। मगर आपको लग रहा है कि बी बॉडी को पहले पता चला कि ए बॉडी ने मुझे पुश किया, बट रिमेंबर दिस थिंग, जब ए बॉडी ने बी बॉडी को टच किया ना, मैं इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे बोलूंगा कि बी बॉडी ने उसी टाइम ए बॉडी को टच किया। हम एक पर्सपेक्टिव से जाते हैं, आप दोनों पर्सपेक्टिव ले लीजिए। चाहे मैं हाथ बोर्ड को लगाऊं, ये एक तरीका है, या मैं ये बोलूं कि जब मैंने हाथ बोर्ड को लगाया, बोर्ड ने मेरे हाथ को टच किया। आर यू गेटिंग मी? दिस इज वन एंड द सेम थिंग। मगर यहां पर दो चीजें होती है, ए ने बी को टच किया, बी ने ए को टच किया। जब ए ने बी को टच किया तब जाके बी ने ए को टच किया एट द सेम टाइम। आर यू गेटिंग मी? ये दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चलो ये जो ए बॉडी है इसने बी बॉडी को थोड़ा टच किया, चलो वो इस तरह का है।
अरे गेटिंग मी? चलो वो मैं ऐसे दिखाता हूं एरो से कि ए बॉडी ने किसको टच किया? बी को। मगर जब ए बॉडी ने बी बॉडी को टच किया, एट द सेम टाइम बी बॉडी ने ए बॉडी को टच किया। Am I right? तो इसका मतलब यह है कि इस पे भी उसी टाइम ए बॉडी को भी फील होगा कि बी बॉडी ने मुझे टच किया। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पर ये जो फील मैं बोल रहा हूं कि ए बॉडी को लगा बी बॉडी ने धक्का दिया, और बी बॉडी को उसी टाइम लगा कि ए बॉडी ने धक्का दे दिया। आर यू गेटिंग मी? दिस इज कॉल्ड द फोर्स एंड दिस गिव्स द ऑरिजिन ऑफ फोर्स। अब मुझे एक बार बताओ, यहां पर एक फोर्स आया कि दो फोर्स आए? यहां पर तो पक्का दो फोर्सेस आए। ए बॉडी ने बी बॉडी को टच किया, बी बॉडी ने ए बॉडी को टच किया, ए बॉडी ने बी बॉडी को धक्का दिया, बी बॉडी ने उसी टाइम ए बॉडी को धक्का दिया। आर यू गेटिंग मी? तो सिंपल सी बात है, मैं कश्मीरी में भी बता दूंगा। फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि मैंने उसको थप्पड़ मारा है, मैंने उसको थप्पड़ मारा है, और वो बोल रहा है कि अब मैं न्यूटन थर्ड लॉ सेटिस्फाई करूंगा तो मैं भी वापस थप्पड़ मारूंगा। अरे बाबा, न्यूटन थर्ड लॉ उसी टाइम सेटिस्फाई हो गया, वो इंट्रैक्शन उसी टाइम होगी जब उसने ये हाथ उसके गाल पे मारा। समझना मेरी बात, उसने हाथ उसके गाल पे मारा, गाल ने उसके हाथ पे मारा। अरे गेटिंग मी? जब हाथ गाल पे लगा तो गाल हाथ पे लगा। अरे गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि देयर इज एन इंट्रैक्शन। जितना तगड़ा फेस को लगा, उतना तगड़ा किसको लगा? हैंड को लगा। हैंड को किसने मारा? चेहरे ने। और चेहरे को किसने मारा? हाथ ने। आर यू गेटिंग मी? दिस इज वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड रिएक्शन। मैं ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट वन को एक्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो रहे हैं ना। अगर कुछ देरी के बाद दूसरा चीज हो जाएगा तो तब जाके हम बोलते हैं कि पहला ये था, दूसरा वो है। जब दोनों इकट्ठे टाइम हो जाएंगे तो उस टाइम आप थोड़ी ना बोलेंगे कि ये पहला वाला है। अरे वो उसी टाइम तो दूसरा भी हुआ ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसको, जो हाथ है इसने गाल को टच किया या गाल पे मारा, तो हम उसको अगर एक्शन बोलेंगे तो गाल ने जो हाथ पे मारा उसको हम रिएक्शन बोल देंगे। या ये जरूरी नहीं है कि गाल वाले को हम रिएक्शन बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्शन। आप उसको एक्शन बोल तो ये वाला जो है हाथ जो गाल पे लगा, इसको हम रिएक्शन बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी तो फोर्स नहीं पैदा होता है। क्या होते हैं? फोर्सेस पैदा होते हैं। एक इस पे लगता है, दूसरा इसी पे लगता है कि इस पे लगता है। आर यू गेटिंग मी? एक तो बी पे लगा और उसी टाइम ए पे भी लगा, और ए पे किसने फोर्स अप्लाई किया? बी ने। और बी पे किसने फोर्स अप्लाई किया? ए ने। आर यू गेटिंग मी? तो यही हमें न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट को जन्म देती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज an equal and opposite reaction. This is Newton's third law. तो ये क्या बोलता है? जरा देखिए इसको। टू एवरी एक्शन कुछ नहीं है, ये नाम दिया गया फोर्स को। दिस इज द नेम गिवन टू द फोर्स बाय द न्यूटन हिमसेल्फ इन हिज बुक प्रिंसिपिया। तो एक्शन और ये जो रिएक्शन है, These are nothing. These are the two forces जो मैंने अभी आपको बोला कि जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, जब वहां से जो फोर्सेस लगती है उसका एक का नाम रखा गया क्या? एक्शन, और दूसरे का नाम क्या रखा गया? रिएक्शन। बाय एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया जितना तगड़ा एक्शन होता है उतना तगड़ा रिएक्शन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन ये है कि एक्शन को किसने पैदा किया? इसका बहुत ही सुंदर जवाब है रिएक्शन ने। और रिएक्शन को किसने जवाब दे दी? रिएक्शन को किसने पैदा किया? एक्शन ने। दिस इज द पॉइंट एक्चुअली। न्यूटन थर्ड लॉ की खूबी यही है कि एक्शन जो है ना, जो ये वाला फोर्स है, ये उस वाले फोर्स को बरत देता है, और वो वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बरत देता है। आप बोलेंगे इसमें तो टाइम लगेगा। नहीं, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि जब हाथ गाल को लगेगा, गाल उसी टाइम हाथ को लगा। Are you getting me? So अगर इस वाले को आपने एक्शन बोला, उस वाले को रिएक्शन बोलना है, तो एक्शन को किसने बरत दिया?
रिएक्शन नहीं, और जब तक एक्शन नहीं होगी तब तक रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि न्यूटन थर्ड लॉ आपको ये बोलता है कि एक्शन कॉजेज रिएक्शन, एक्शन कॉजेज रिएक्शन। जो पहला फोर्स है वो दूसरे वाले फोर्स को ये बर्थ देता है, और दूसरा वाला फोर्स पहले वाले फोर्स को बर्थ देता है। सो एक्शन कॉजेज रिएक्शन एंड रिएक्शन कॉजेज एक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, पहले एक्शन रिएक्शन को बनाएगी कि रिएक्शन एक्शन को बनाएगी? नहीं, दे कॉज ईच अदर साइमल्टेनियसली, मगर कब? एक ही समय पे, एक ही क्षण पे ये एक दूसरे को जन्म देती है। समझ में आया? मतलब कि अगर मेरे पास ये दो बॉडीज हैं, ये इसको टच किया, ये ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर को टच किया, तो ब्लैक मार्कर उसी टाइम ब्लू मार्कर को टच किया। तो आप देखिए जो जितना फोर्स इस पे अप्लाई किया और उतना ही फोर्स इसने इस पे अप्लाई किया। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। और दूसरी बात यह है कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का खास क्या रखना पड़ेगा। अगर इस वाले ने इस पे फोर्स अप्लाई किया, वो इस दिशा में लग रहा है, तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट दिशा में ये वाला इस वाले बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा। याद रखना मेरी बात, जब भी फोर्स की बात होगी तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना, ये लाइन ऑफ एक्शन देखना किस डायरेक्शन में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है इस दिशा में, तो बी बॉडी उसी टाइम ए बॉडी पे इस दिशा में उतना ही फोर्स एक्ट करेगी। और दूसरी बात यह है, डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड जो होगा इनका वो सेम होगा। आर यू गेटिंग मी? तो अब बात यह है कि मैथमेटिकली इस लॉ को कैसे लिख सकते हैं। सिंपल है, एफ ए बी, दिस इज स्टेटेड एज फोर्स ऑन ए, फोर्स किस पे लगा? ए पे, ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। समझ में आया? फोर्स किस पे लगा? ए पे, किस वजह से? बी। और एफ बी ए, फोर्स ऑन बी किस पे लगा? बी पे, किसकी वजह से? ए की वजह से। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर लिखना पड़ेगा, आर यू गेटिंग मी? मगर तब जाके साइन भी डालनी पड़ेगी, बिकॉज व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइन एसोसिएटेड विद अ वेक्टर, इट मींस दैट डायरेक्शन इज टोटली अपोजिट, टोटली अपोजिट। अगर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस दिशा में लग रहा है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इसकी उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इक्वल टू का मतलब यह है कि जितना ये फोर्स है उतना ये फोर्स है, और इन दो फोर्सेस का एक का नाम रखा गया एक्शन और दूसरे का नाम रखा गया रिएक्शन। और ये वाला फोर्स कौन बर्थ देता है? ये वाला फोर्स। और ये वाले फोर्स को कौन बर्थ देता है? ये वाला फोर्स। कब देता है? एट द सेम टाइम। आर यू गेटिंग मी? तो दीज आर द सम कंक्लूजिंग पॉइंट्स। अब मैं थोड़ा कंक्लूजन करूंगा इस न्यूटन थर्ड लॉ का, कि फोर्स कभी भी नहीं होता है, फोर्स कैन नेवर एवर आकर सिंगली इन नेचर। कभी भी फोर्स एक फोर्स नहीं होगा, फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स, वो हमेशा जोड़ में आते हैं। और जब जोड़ में आते हैं, चलो मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, जब जोड़ में आते हैं ये फोर्स, तो एक वाले को हम एक्शन बोलते हैं और दूसरे वाले को रिएक्शन बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? और ये जो एक्शन है ये अगर एक बॉडी पे लगेगा तो रिएक्शन उसी बॉडी पे नहीं लगेगा, दूसरी वाली बॉडी पे लगेगा। कब लगेगा? एट द सेम टाइम। एक्शन को कौन बर्थ देता है? रिएक्शन। और रिएक्शन को कौन बर्थ देता है? एक्शन। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स को बर्थ कौन देता है? इंट्रैक्शन। कौन देता है? इंट्रैक्शन। फोर्स आता है कि फोर्सेस आते हैं? फोर्सेस आते हैं। एक को एक्शन बोलते हैं, दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं। और जितना ये इसका मैग्नीट्यूड होगा एक्शन का, उतना ही रिएक्शन का भी मैग्नीट्यूड होता है। और दूसरी बात, जिस दिशा में एक्शन लग रही है उसके ठीक अपोजिट दिशा में रिएक्शन लगेगी। तो मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। इसका मतलब यह है, force on first body due to second body is equal to negative of force on second body due to first body. Are you getting me? Negative, what does negative mean? That their direction is totally opposite. They are making an angle of 180 degrees. Are you getting me? इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं और कंक्लूजन पॉइंट्स करते हैं यहां से। अब मुझे यहां पर एक बात बताइए आप
चलो मेरे पास ये एक बॉडी है, ये मेरे पास दूसरी बॉडी है। सपोज इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। जब ये टच करी, जब ये इंटरेक्ट करी, सही बात, दिस इज बॉडी बी, दिस इज बॉडी बी, तो ये जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगी वो इस दिशा में होगा सपोज, और ये वाली बॉडी जो है उसी टाइम इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में। इस वाले को आप एक्शन नाम दे दीजिए, इसको रिएक्शन बोलना पड़ेगा, इसको आप एक्शन बोलिए तो इस वाले को रिएक्शन बोलना पड़ेगा। अब बात यह है कि ये जो दो फोर्सेस आए यहां से इंटरेक्शन की वजह से, कितने फोर्सेस आए, तो दैट इज वाई मैंने आपको क्या बोला, फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स। और अब बात यह है कि क्या अगर मैं इसका नाम एक्शन रखूं इस वाले फोर्स का, तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे हुए, क्या अलग अलग बॉडीज पे? सीधी सी बात है, खुद से देख लीजिए कि एक्शन बी बॉडी पे हुआ और रिएक्शन ए बॉडी पे हुआ, या एक्शन ए बॉडी पे हुआ और रिएक्शन बी बॉडी पे हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ऐसे पूछ लूंगा आपको कि क्या एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन हो सकती है? नेवर एवर इसका आंसर है, कभी भी नहीं। अगर एक एक्शन एक बॉडी पे हुआ तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होगा, क्योंकि इंटरेक्शन के लिए हमेशा दो बॉडी दरकार होती है। आर अकेडमी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या दो फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं? इसका आंसर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूंगा, मगर इसका आंसर यह है कि कोई भी फोर्स, दो फोर्सेस, कोई भी दो फोर्सेस वो हमेशा हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते जब तक उनका नेचर भी सेम ना होगा। ध्यान दे दीजिए, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ, और इसके ऊपर एक बॉडी बैठी हुई है, सपोज दिस इज द बॉडी, इसका मास है m। समझ मेरी बात? अब ये बॉडी किस में है? रेस्ट में है। अर्थ के ऊपर है तो किस में है? रेस्ट में। तो अगर ये रेस्ट में है तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है आपको, कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि F net as per Newton's second law is equal to mass into acceleration. When the body is at rest, तो acceleration का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो acceleration 0 होगी तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। अब इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है, ये एक बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, दो बॉडीज की, मैं अर्थ और इस बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दिस इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी, ऑन द स्मॉल मास m। वो कितना होना चाहिए? 0। क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि बॉडी किस में है? रेस्ट में है। तो अब नेट फोर्स देखना है कि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। किस पे? इस m बॉडी पे, इस बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। अभी आपने वो नहीं पढ़े हैं सम कॉमन फोर्सेस, मगर थोड़ा बहुत मैं यहां पर क्लू दूंगा, आगे क्लियर हो जाएगा। इस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपने देखने हैं। देखो, इस बॉडी का मास है तो अर्थ का भी मास है, सपोज कैपिटल है, तो यहां पर एक फोर्स आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी तब तक नहीं आएगा, मैंने बोला ना आपको, फोर्स नहीं आता तब तक जब तक दो बॉडीज ना होंगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास दो बॉडीज ना होंगी और दोनों बॉडीज के पास मास ना होगा। अब अर्थ है तो मास है, अब ये बॉडी है तो मास है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये अर्थ इस बॉडी को किधर की तरफ खींच लेगी? अपनी ओर। दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी m टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मगर आपको पता है कि फोर्स नहीं आता है, हमेशा क्या आते हैं? फोर्सेस आते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स है ये किस पे पड़ा? इस m पे पड़ा। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से, आर अकेडमी ग्रेविटेशनल फोर्स। मगर इसने इसके ऊपर इंटरेक्शन करी तो ये इसके ऊपर अप्लाई फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये जो m बॉडी है ये भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा। जब वो खींच रहा है तो ये क्यों नहीं खींचेगा? सीधी सी बात है। एज पर न्यूटन थर्ड लॉ हमने क्या बोला, जब भी दो बॉडीज आएंगे अगर वो इंटरेक्ट करेंगी तो वहां पर हमेशा बर्थ दो फोर्सेस की होंगी। दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड रिएक्शन। यहां पर देखिए, इस बॉडी को अर्थ खींच रही है। क्यों खींच रही है? क्योंकि इस बॉडी के पास मास है और अर्थ के पास भी मास है। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है।
मगर मुझे एक बात बताओ, जब आप ये बोल रहे हैं तो अर्थ भी ना, ये जो बॉडी है वो इसके ऊपर, वो भी ना इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है। एंड दिस फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। आया, दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। ये दो फोर्सेस एक ही बॉडी पे पड़ेगी, दो बॉडी पे नहीं। आपको पता है कि एक्शन अगर अर्थ पे हुई तो रिएक्शन बॉडी पे होगी, अगर एक्शन बॉडी पे हुई तो रिएक्शन अर्थ पे हुई होगी। समझ में आया? ये फोर्स जो मैंने ब्लू से दिखाया, ये मान लीजिए आप इस बॉडी पे पड़ा एम मास पे, और ये जो ब्लैक है ये किस पे पड़ा? अर्थ पे। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। हो गया ये वाला पेयर कंप्लीट। अब एक और फोर्स की बात करते हैं कि ये जो बॉडी है ये अर्थ के ऊपर बैठी है। किस पे बैठी है? अर्थ के ऊपर बैठी है। तो यहां पर एक और फोर्स आता है, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट। कांटेक्ट, जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है ना, सपोज ये मेरे दो हैंड है, ये किस में आए? कांटेक्ट में, तो फोर्स, एक और फोर्स आ गया। फोर्सेज आएंगे, मुझे पता है कि पेयर ऑफ फोर्सेज आ जाएंगे, और उस पेयर ऑफ फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये बॉडी इसके कांटेक्ट में है, तो ये बॉडी अर्थ के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेंगी, तो वहां से एक फोर्स इसके ऊपर लग जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स कहेंगे कि हमने कंप्रेस नहीं होना है, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे। तो वैसी ही घटना इस बॉडी पे भी हो जाएगा कि बॉडी में मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, तो वो अर्थ पे वापस फोर्स एक्ट करेंगे, कहेंगे कि हम तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेंगे। तो यहां पर एक और फोर्स आ जाएगा, एक और पेयर ऑफ फोर्स आ जाएगा। Are you getting me? This is which force? Gravitational force. This is which force? Gravitational force. आ गई पेयर में, ये बॉडी पे पड़ा, ये अर्थ पे पड़ा। अब एक और फोर्स आएगा, एक और पेयर आ जाएगा, क्योंकि जब भी फोर्स आएगा तो पेयर में आ जाएगा। अब ये दो बॉडीज, अर्थ और ये वाली बॉडी कांटेक्ट में है, तो ये बॉडी, जो बॉडी है, अर्थ को धक्का नीचे की तरफ देगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे इसके, तो नीचे की तरफ देगी, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। मगर अर्थ के मॉलिक्यूल्स भी तो कंप्रेस हुए, तो वो ऊपर उसको धक्का देगी, एंड वो मैं ब्लैक से दिखाऊंगा। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। मतलब कि यहां से एक और पेयर आ गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी फोर्स आएगा तो पेयर में आता है, और उनका नेचर सेम रहता है। देखिए, ये दो पेयर में आए, ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी को खींच रहा है अर्थ की ओर, और ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ को खींच रहा है बॉडी की ओर। आर यू गेटिंग मी? बॉडी खींच रही है अर्थ को अपनी ओर, और यहां पर एक और पेयर फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स? उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। आगे पढ़ना है हमने, मगर अभी आप फिलहाल यहां पर याद रखिए। तो ये नॉर्मल फोर्स अलग टाइप का फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नहीं है, ये अलग फोर्स है। ये जो बॉडी है ये अर्थ को धक्का किधर की तरफ देगी? नीचे की तरफ, और अर्थ इसको ऊपर की तरफ देगी। तो ये वाले वो फोर्सेस है नॉर्मल फोर्सेस। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? एफ नेट इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये भी किस में आ गए? पेयर में। हमने यहां पर क्या लिखा है? टू एवरी एक्शन, जब भी कोई एक्शन होगी, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वहां पर हमेशा एक और फोर्स अलग जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट। क्या यहां पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ, नेचर सेम है ना। यहां पर ये दो फोर्सेस भी क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। अब यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ओबे करिए। तो न्यूटन सेकंड, ये बॉडी जो एम मास है, एम मास की, मैं अब बॉडी की बात कर रहा हूं, एम मास की, तो बताइए वो किस में है? रेस्ट में। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। तो नेट फोर्स इन दो बॉडीज के बीच में नहीं, नेट फोर्स उस बॉडी पे कितना लगना चाहिए? 0। बस देखिए उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब आप बोलेंगे सर दूसरा भी ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर की तरफ, वो तो अर्थ पे लग रहा है, हमने अर्थ को नहीं लेना है, हमने इस बॉडी को लेना है। जब आप एक बॉडी को लेंगे तो आपने ये देखना है कि उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये नहीं देखना उसने किसके ऊपर फोर्स लगाया है। इस बॉडी पे अर्थ किधर की तरफ खींच रही है? नीचे की तरफ। तो वेट है, फोर्स है ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का खास क्या रखना पड़ेगा? ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले ले, नीचे वाली डायरेक्शन में नेगेटिव ले ले, दाएं वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले ले, बाएं वाली डायरेक्शन में नेगेटिव ले ले, ये चीज याद रखना। तो बताइए नेट फोर्स कितने लग रहे इस बॉडी पे? इस बॉडी पे, एम बॉडी पे 2 लग रहे। एक अर्थ इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, उसको बोल रहे हैं नॉर्मल फोर्स, और दूसरा ये अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। Are you getting me? These are the only two forces which are acting on this body M.
आर में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ, नीचे की तरफ, उसको हम वेट बोलते हैं। तो जब वो नीचे वाली डायरेक्शन में लग जाएगा तो -W लिखेंगे। माइनस मीन्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव रेफरेंस एक्सिस। और कोई और फोर्स लग रहा है इस बॉडी एम पे, कौन सा फोर्स, हाँ नॉर्मल फोर्स, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव लेना नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो W है ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, इज इक्वल टू एन। यहां से वेट किसके बराबर निकला, नॉर्मल फोर्स के। जो इस बॉडी पे वेट है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। अब मुझे बताओ ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सही है। क्या अपोजिट डायरेक्शन है, सही है। क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ है, नहीं है। अब आप बोले सर मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है। नहीं, ये न्यूटन थर्ड लॉ होने का रिजल्ट है कि हमने यहां पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ओबे किया, यहां पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ओबे किया। तो ये वहां से कारण है। एक्चुअली ये वाला जो है ये वेट है और ये वाला जो है ये नॉर्मल फोर्स है। दीज आर द टू डिफरेंट फोर्सेस एंड दैट कैन नेवर एवर फॉर्म अ एक्शन रिएक्शन पेयर। वेट और नॉर्मल फोर्स यहां पर आपको एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं बना के देगी। दिस इज नॉट एन एक्शन एंड इट इज नॉट इट्स रिएक्शन। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते हैं क्योंकि दीज आर ऑफ डिफरेंट नेचर्स। एक है नॉर्मल फोर्स और दूसरा है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? वो तो यहीं पे अप्लाई हुआ था, यहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना था और यहां पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर बना था। मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। जब भी आप कहीं पे न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करेंगे तो आपने हमेशा वहां पर उसी टाइप के दो फोर्सेस लेने हैं, एक उसके ऊपर दूसरा इसके ऊपर। वो अगर उस दिशा में लग रहा है तो ये इस दिशा में लगना चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर दो फोर्सेस का, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आपके पास कोई भी दो फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, क्या वो रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे जब तक उनका नेचर भी सेम ना होगा। आर यू गेटिंग मी? यहां पर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं एक्शन रिएक्शन पेयर है क्योंकि वेट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, बट दीज आर नॉट फॉर्मिंग एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक नेचर का है, ये दूसरे नेचर का है। वो तो इधर ही एक्शन रिएक्शन पेयर पहले ही बना था। यहां पर जो निकलेगा वेट इज नॉट, यहां पर ऐसा क्वेश्चन में बना, ऐसा मैं कहूंगा अब, वेट इज नॉट एन a reaction or the action of the normal force. These are two different forces and net force acting on the body is 0. वहां से ये रिजल्ट आया। Are you getting me? अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा न्यूटन थर्ड लॉ की। फॉर एग्जांपल यहां पर एक क्रिकेट बॉल है, यहां वॉलीबॉल है, नहीं वॉलीबॉल नहीं, फुटबॉल है, कोई भी बॉल है, और यहां पर एक बंदा बैठा है, उसने इसको किक मारा। जब उसने इसको किक मारा तो उसके पैर ने किसके साथ कांटेक्ट किया, बॉल के साथ, और बॉल ने उसके पैर के साथ कांटेक्ट किया। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज मत समझना कि पैर आया कांटेक्ट में किसके, बॉल के। ये भी बोलना कि बॉल आई कांटेक्ट में किसके, पैर के। आर यू गेटिंग मी? ये इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, हाँ अब देखिए आप यहां पर, जब आपने इस बॉल के ऊपर लात मारी तो इस पे फोर्स लगा इस दिशा में। तो इसका मतलब यह है कि मैंने बोला पहले ही कि जब भी इंटरेक्शन होगी तो फोर्सेस आ जाएंगे। तो यहां पर फोर्सेस आ जाएंगे। कौन कौन सा फोर्स? ये पैर जो है ये बॉल पे इस दिशा में फोर्स अप्लाई करेगा और ये जो बॉल है ये पैर पे इस दिशा में फोर्स अप्लाई करेगा। उसी टाइम जब आपने उसको टच किया उसी टाइम बॉल ने आपके पैर को टच किया। आपने बॉल को लात मारी और पैर, ये जो बॉल है उसने आपके पैर को फोर्स अप्लाई किया। अगर इसको आप एक्शन बोलेंगे तो इसको आपने रिएक्शन बोलना ही पड़ेगा। दैट इज वाई जब आप किक मारते हैं बॉल को, बॉल तो आगे जाती है क्योंकि उस पर फोर्स लगा है, बट बॉल आपको वापस उसी टाइम उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी और दैट इज वाई उसके बाद आपको थोड़ी बहुत पेन फील हो रही है। कहां पे? ये जो पैर में। क्यों? बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स। आया समझ? एक और मैं एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने दरवाजा खोलना है, आर यू गेटिंग मी? मैंने उसको पुल करना है, उसके हैंडल को।
अगर मैं उसको उस हैंडल को पुल करता हूं ना, जब मैं पुल करता हूं तो अगर वो हैंडल मुझे अपनी ओर नहीं खींचेगा ना, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। क्योंकि यहां पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्योंकि जब आपने किसको इधर की तरफ खींचा, हैंडल को, हैंडल आपको उधर की तरफ खींच रहा है। अब आप बोलेंगे सर फिर तो नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, एक बॉडी पे जीरो नहीं है। मेरा फोर्स किस पे लग रहा है, हैंडल पे। हैंडल का फोर्स मेरे हाथ पे लग रहा है, ना कि दोनों हाथ पे लग रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? नेट फोर्स जीरो है मगर सिस्टम पे, ना कि एक बॉडी पे। अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता तो मैं ये कह सकता था कि एक बॉडी रेस्ट में आ सकती है। बट यू नो वेरी वेल दीज आर द टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर ये दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट होते तो रेस्ट में आती। किसी का ये सोचना होगा ना कि दोनों फोर्सेस तो इक्वल है, नेट फोर्स तो जीरो, तो जब नेट फोर्स जीरो तो बॉडी तो रेस्ट में भी रह सकती है, तो रेस्ट में क्यों नहीं रही? Are you getting me? But these are the two equal opposite forces acting on two different bodies. That is the net force acting on the same body. जब net force एक बॉडी पे जीरो होता है तब जाके वो रेस्ट में हो सकती है। मैं रेस्ट में हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है along a straight line। क्योंकि आपको ये सब चीजें पता है कि एक्सेलरेशन वहां पर भी जीरो होती है जब आपके पास एक यूनिफॉर्म मोशन है along a straight line। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीजें हैं। मैं ये ही कहूंगा आपको कि जब भी आपने फोर्स देखा है कहीं पे, it is nothing, it is the Newton's third law of motion that has satisfied there, that gives you the result in the form of the pair of forces. One of them is called action, another is called reaction. Action किसको पैदा करती है? रिएक्शन को। और रिएक्शन किसको पैदा करती है? एक्शन को। और ये दोनों कब किसको पैदा करते हैं? एक ही समय पे करते हैं। और अगर एक्शन एक बॉडी पे लग जाएगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होगा। और एक्शन और रिएक्शन किसको बोलते हैं? आपकी मर्जी। जिस पे आप एक्शन बोलते हैं तो दूसरी बॉडी पे तो रिएक्शन होगी ही होगी। और ये याद रखना, एक्शन और रिएक्शन के बीच में, ये जब एक्ट होते हैं इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होते, ये इकट्ठे यकायक अप्लाई होते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द न्यूटन। जबकि जो न्यूटन है उसने अपनी बुक प्रिंसिपिया जो लिखी थी उसमें बोला था कि ये जो यहां पर फोर्सेस होते हैं दिस इज कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस। यानी कि उसके कहने का मतलब ये था कि जब भी दो बॉडीज आती है ना, ये जब इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये देखेगा नहीं, ये सोचेगा नहीं, ये उसी टाइम, उसी समय पे, उसी क्षण पे इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। चाहे वो डिस्टेंस पे हो, चाहे वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो। बट लेटर ऑन जो फैराडे है उसने बोला जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वहां पर ऐसी स्थिति नहीं होती है, वहां पर पहले फील्ड बनता है तब जाके फोर्स आ जाता है। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है आज क्लियर हुआ होगा। तो इस पे आप कुछ न्यूमेरिकल्स खुद करिएगा, मैं भी करवाऊंगा, पर तो इंशाल्लाह हम इसके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।